नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज है, जिसमें आज हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 4 की। और यहाँ बात की गई है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में, या फिर और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ बातें। देखिए, कई लोग कह रहे थे ऐसा कि 150 क्वेश्चन एक बार में लगाने में प्रॉब्लम हो जा रही है। तो किया क्या जा रहा है कि देखिए, इस टेस्ट सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं और आगे से भी सभी टेस्ट सीरीज को 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस टेस्ट सीरीज में जो है शुरू के 50 क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हैं, तो इनको इस बार में यानी पहले लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं और बाकी के 100 क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा आप लोगों के पास भी, तो उम्मीद है कि आप लोग और अच्छे से करेंगे पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज को। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हालांकि इसकी PDF आपको पहले ही दे दी गई थी, तो वहाँ से भी उम्मीद की गई थी, इस वजह से आपको दी गई थी PDF पहले, की उम्मीद यही की गई थी कि आप जो है उसको पूरा का पूरा एक बार खुद से सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो चलिए बताइए, यहाँ पहला क्वेश्चन है। उस पहले क्वेश्चन पर चलने से पहले अभी जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को जरूर दबा दें। बोलना पड़ता है भाई, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। जो लोग लगातार चल रहे तो लाइक भी कर दीजिए और थोड़ा अन्य मित्रों को भी जोड़िए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक ऐसी प्रजाति जिसकी प्रचुरता या जैव भार की अल्पता के बावजूद वह पारिस्थितिकी तंत्र पर अपना प्रभाव दर्शाती है। ए फाउंडेशन प्रजाति, बी की स्टोन प्रजाति, सी फ्लैगशिप प्रजाति, या फिर डी अनुवांशिक प्रजाति। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी की स्टोन प्रजातियाँ। देखिए, कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्धारण का काम करती हैं, या फिर जो है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रजातियों की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति के लिए निर्धारक का काम करती हैं। उन्हीं को की स्टोन प्रजातियाँ बोला जाता है। देखिए, की स्टोन प्रजाति जो है एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में भी अपनी मदद करती है, और साथ ही साथ जो है की स्टोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिकी तंत्र में या तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, बड़ा परिवर्तन हो सकता है जहाँ पर कीस्टोन प्रजातियाँ अनुपस्थित हो गई हों, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है। इतना महत्वपूर्ण होती हैं यह कीस्टोन प्रजातियाँ। अब देखिए, कीस्टोन प्रजातियाँ जब इतनी महत्वपूर्ण, कहाँ चला गया, पेन लेना था। कीस्टोन प्रजातियाँ जो है यह जो है 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इनकी 3 टाइप्स होते हैं कीस्टोन प्रजातियों के। जैसे कि एक तो होती हैं शिकारी। यहीं से आप समझिएगा कीस्टोन प्रजातियों का कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, शिकारी जो प्रजाति की होती हैं, जैसे कि शेर। ठीक है, पहला प्रकार है कीस्टोन प्रजातियों का शिकारी। उदाहरण हमने लिया है शेर को। अब शेर नहीं होगा तो जंगल में अन्य शाकाहारी पशुओं को कैसे खाया जाएगा, या फिर कौन खाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि घोड़ा है, घोड़े को खाता है शेर। ठीक, तो यह मान लीजिए कि घोड़े को खाएगा कौन। अब घोड़े खाए नहीं जाएंगे तो घोड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब घोड़ों की संख्या बढ़ती गई तो यहाँ पर घास, जो घोड़े घास खाते हैं ना, घोड़ा घास से खाएगा तो घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो घास से इसकी दोस्ती है नहीं, और घोड़ा जो है वह घास खा रहा है। अब घोड़े की संख्या बढ़ती जा रही, घास का मैदान का क्षेत्र तो निश्चित है ना कि इतना ही क्षेत्र है मैदान का, और इसी में अन्य पशु हैं जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है और सब कुछ है, वो सब भी इसी घास पे निर्भर है। अब घोड़े की अधिकता बढ़ती गई, घोड़े की संख्या बढ़ती गई, तो इन्होंने क्या किया, घासों को खाना और अधिक शुरू किया। इनके द्वारा घास अधिक खाए जाने लगे, तो इस कारण से इनको जो है इनके हिस्से का कम होने लगा। गाय भेड़ बकरियों को उनके हिस्से का कम आहार मिलने लगा। इससे क्या हुआ, यह पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह नष्ट होने के कगार पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर घास की अनुपस्थिति होने लगी धीरे धीरे, और अन्य जो शाकाहारी पशु थे उनके जीवन पर भी स्वयं ही संकट आने लगा। तो इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में शेर जो है यह एक कीस्टोन प्रजाति का काम कर रहा है, और यह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाई शिकारी कीस्टोन प्रजाति कहलाई यह पूरी की पूरी। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरी होती है कीस्टोन प्रजाति की टाइप, वह होती है इकोसिस्टम इंजीनियर। ठीक है, इकोसिस्टम इंजीनियर, इनका क्या काम होता है, जैसे कि मान लीजिए आप देखते होंगे पुराने जो पेड़, सड़े गले पेड़ रहते हैं नदियों के किनारे, तो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं, वह जो है उनको इकट्ठा करके जो है एक बांध टाइप में बना देते हैं। हालांकि उनका उद्देश्य बांध बनाने का नहीं रहता है, लेकिन वह उसे इकट्ठा करते रहते हैं। और दूसरी चीज़ मान लीजिए जैसे चूहे हो गए, इनके द्वारा बिल बनाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, एक नए पारिस्थितिकी तंत्र, एक नई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। अब यह अनुपस्थित रहेंगे तो चूहा बिल बनाएगा नहीं तो सांप रहेगा कहाँ। यहाँ बांध प्राकृतिक रूप से बनेंगे नहीं तो नदी का पानी जो है वह धीरे धीरे जंगलों में आने लगेगा, और अन्य पशु जो है उनका उस पानी के कारण जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। या फिर यूँ कहें कि यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित तो हो जाएगा बड़ी मात्रा में, क्योंकि पानी जो है वह धीरे धीरे और अंदर की तरफ या सतह की तरफ बढ़ रहा है। तो
यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र कौन से पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजातियाँ होंगी, ये इन प्रजातियों को क्या बोला जाएगा, इन प्रजातियों को बोला जाएगा इकोसिस्टम इंजीनियर कीस्टोन प्रजातियाँ। वहीं तीसरी जो टाइप होती है, तीसरी टाइप कौन सी होती है, तीसरी तो बहुत आसान है, सहजीवी। इन्हें आप बहुत आसानी से जानते हैं, जैसे फूल और मधुमक्खी का उदाहरण ले लीजिए। फूल और मधुमक्खी का उदाहरण ले लीजिए, एक को एक से भोजन मिल रहा है और दूसरा उसके परागण में उसकी सहायता कर रहा है। ठीक, बस सिंपल सा एग्जाम्पल है। 3 टाइप की कीस्टोन प्रजातियाँ होती हैं, फिर से रिकॉल कर लीजिए एक बार आप लोग कि 3 टाइप की कीस्टोन प्रजाति, पता नहीं क्यों आज बार बार इधर हाथ चला जा रहा है। 3 टाइप की कीस्टोन प्रजातियाँ होती हैं, शिकारी, इकोसिस्टम इंजीनियर और तीसरी होती है म्यूचुअलिस्ट या फिर सहजीवी। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक वातावरण को हम क्या कहते हैं, ए निवास स्थान, बी बायोम, सी निकेत या फिर डी आश्रय। चलिए ये तो बहुत आसान है। देखिए ऐसे ये वाले जब प्रश्न है ना, तो इंग्लिश वाला जरूर देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो है सभी को इंग्लिश वाले हिस्से को ही पढ़ाया गया है। निवास स्थान किसी को पढ़ाया ही नहीं गया है हिंदी माध्यम में, सबको हैबिटेट या फिर नीके या फिर बायोम ही बताया गया। बायोम लिखा हुआ है यहाँ पर तो अच्छी बात है, लेकिन यह चीज़ें जो है बताया गया है। आश्रय वाली बात अलग है, इसको शेल्टर जो है या आश्रय जो है अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पर बताया गया है। ठीक है, लेकिन हर जगह जहाँ पर भी आपने क्लास ली होगी वहाँ पर आपको हैबिटेट, बायोम और नीके से ही सामना हुआ होगा। निकेत निवास स्थान या फिर बायोम से सामना हुआ हो, ऐसा बहुत कम जगहों पर होता है और आपको पढ़ाया जाता है हिंदी माध्यम में। भाषा बोली जाती है इंग्लिश की, और यही आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न कर देती है। चलिए फिलहाल छोड़िए, यहाँ बताइए हैबिटेट, बायोम, नीके या फिर शेल्टर, निवास किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक वातावरण को हम क्या कहते हैं। तो अब तो आसान हो गया होगा। देखिए किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक वातावरण को हम हैबिटेट बोलते हैं या फिर निवास स्थान बोलते हैं। ठीक, जैसे आप कहाँ रहते हैं वह आपका निवास स्थान है। इसको इस प्रकार से समझ लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि इकोजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे अपेक्षाकृत समान वनस्पतियों और जीवों के साथ व्यापक जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। दूसरा, वे पौधों और जानवरों के ऐतिहासिक और विकासवादी वितरण पर आधारित हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। देखिए इकोजोन या जैव भौगोलिक क्षेत्र एक ही चीज़ होती है, यहाँ से यह जान लीजिए। अब आइए बात करते हैं थोड़ा बहुत इकोजोन के बारे में। तो देखिए यह संपूर्ण पृथ्वी है, तो इकोजोन में किया जाता है, जो स्थलीय जीव है ना, इनके पैटर्न के हिसाब से पूरी पृथ्वी को विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, यही इकोजोन है। ये एक इकोजोन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, इस प्रकार से जो है संपूर्ण पृथ्वी को जो है स्थलीय जीवों के वितरण पैटर्न के आधार पर बांट दिया जाता है। और एक अन्य कंडीशन भी है। ठीक है, इनको जो ये बांटा गया है ना, जैसे ये जो विभाजन किया गया है, तो यह कैसे किया गया है, तो इस विभाजन में क्या होता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें जो भी जीव हैं उनका जैविक विकासवादी इतिहास समान रहा है। ठीक है, जैविक विकास, इसी आधार पर इसका विभाजन होता है। जैविक विकासवादी इतिहास जो है यह समान होना चाहिए जो उस पारिस्थितिकी तंत्र या उस इकोजोन में रहने वाले सभी स्थलीय जीवों में। ठीक है, और जो है यह पौधों या जानवरों के ऐतिहासिक या सिंपल सा स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखिए, यहीं से आप इस विभाजन को समझेंगे। देखिए पौधों और जानवरों के ऐतिहासिक और विकासवादी वितरण पर आधारित होता है इकोजोन, वही चीज़ है। यह जो है इकोजोन डिवाइड कर दिया गया। इसको डिवाइड करने का तरीका क्या था, आधार क्या था, तो पौधों और जानवरों के ऐतिहासिक और विकासवादी वितरण पर ही इस भाग को अलग किया गया कि यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र में जो है इस प्रकार के जीव का इतिहास रहा है और इस प्रकार से इनका विकासवादी चरण रहा है। ठीक है, चलिए और एक अन्य चीज़ जान लीजिए। तो संपूर्ण पृथ्वी को कितने इकोजोन में डिवाइड किया गया, तो इन आधारों पर जो है इस प्रकार से ऐतिहासिक और विकासवादी वितरण के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी को 8 इकोजोन में बांट दिया गया है। ठीक है, 8 इकोजोन में बांट दिया गया संपूर्ण पृथ्वी को। देखिए यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब भौगोलिक स्थान या फिर इकोजोन में जो है आगे चल करके इकोजोन को पारितंत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, पारितंत्रों में विभाजित कर दिया जाता है
और उसके बाद फिर आगे बढ़ चल करके इन्हें ही बायोम में बांटा जाता है। ठीक है, समझ गए आप। इकोजोन को आगे चल के पारितंत्रों में विभाजित किया जाता है, फिर इसको आगे चल करके छोटे छोटे रूप में, मतलब पहले सबसे बड़ा ये होता है इकोजोन। इकोजोन के अंदर मैंने बताया ना कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है। तो आगे चल करके इकोजोन जो है पारितंत्रों में डिवाइड होता है और पारितंत्र आगे चल करके बायोम में बट जाते हैं। बायोम के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे प्रश्न के ही माध्यम से, निश्चिंत रहिए। ठीक, तो हुआ क्या कि इस पूरे पृथ्वी को जो है 8 इकोजोन में बांट दिया गया। इन 8 इकोजोन या फिर जैव भौगोलिक क्षेत्र, दोनों एक ही नाम है, जैव भौगोलिक क्षेत्र लिखा है ना, जैव भौगोलिक क्षेत्र या इकोजोन एक ही चीज़ है। ठीक, तो अब देखिए, यह देखिए यहाँ लिखा है ना, समान जीव, एक ही प्रकार के, देखिए समान वनस्पति और समान वनस्पतियों और जीवों के साथ व्यापक भौगोलिक क्षेत्र हैं। ठीक, बस यही पूरी की पूरी डिफिनीशन है इकोजोन की। इसे आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए और उस फिगर को याद कर लीजिए, आपको याद रहेगा। इस फिगर में क्या रहेगा, समान वनस्पति और जीव रहेंगे। ठीक, और दूसरा इन जीवों और वनस्पतियों का ऐतिहासिक और विकासवादी वितरण होगा। इसी आधार पर यह भाग डिवाइड किया गया है अलग, कि भैया ये इससे अलग है और ये इससे अलग है, बस इतना भरना है। ये इससे अलग है लेकिन इसके अंदर जो है वह सब एक दूसरे के समान है, मतलब ये अपना इतिहास और विकास एक दूसरे से साझा करते हैं, या यूँ कहें कि इनकी परंपराएं और इनका भविष्य एक दूसरे के समान है। ठीक, 8 भागों में बांटा गया है और वो 8 भाग हैं क्रमशः, याद कर लीजिए आप, क्रमशः क्या याद कर लीजिए, अंटार्कटिक, ठीक, ओशनिया, इंडोमलाया, ऑस्ट्रेलेशिया और नियोट्रोपिक, एफ्रोट्रोपिक, और 2 और बच गया ना, नियरिक्टिक, सबसे लास्ट में पैलेरेक्टिक। ठीक है, पैलेरेक्टिक है सबसे लास्ट में, पैलेरेक्टिक है। ठीक है, ये 8 भाग है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। अंटार्कटिका, ओशनिया, इंडोमलाया, ऑस्ट्रेलेशिया, नियोट्रोपिक, एफ्रोट्रोपिक, नियरिक्टिक और पैलेरेक्टिक। ठीक, इन 8 भागों में बांटा गया संपूर्ण पृथ्वी को, यानी कि ये सभी 8 भाग क्या हैं, इकोजोन में आते हैं। यह सभी 8 इकोजोन के नाम हैं। ठीक, इकोजोन सबसे बड़ा होता है। इकोजोन आगे चल के पारितंत्रों में विभाजित हो जाता है और पारितंत्र आगे चल करके बायोम में विभाजित हो जाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक इकोजोन में कई प्रकार के पारितंत्र होते हैं और एक पारितंत्र में कई प्रकार के बायोम होते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल है, शुरू के 50 क्वेश्चन, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा आपका। चलिए यहाँ बताइए, पारिस्थितिकी पदचिन्ह। ठीक है, पारिस्थितिकी पदचिन्ह, यहाँ देखिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यही आपको हर जगह पढ़ाया गया है। पारिस्थितिकी पदचिन्ह मुश्किल से आपको मिलता है देखने के लिए। ठीक है, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी आप पढ़िए। देखिए जितने भी आपको इकोलॉजी के क्वेश्चन या ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिले उनको आपको 2 पार्ट में देखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों पार्टों को देखना है। हिंदी से समझ में आ जा रहा है तो बहुत बेस्ट है, नहीं समझ में आ रहा तो उनके टर्म्स को जो है आप आ करके ही इंग्लिश वाले पार्ट को जरूर देखिए। यही चीज़ आप पॉलिटी में भी कर सकते हैं, आप प्रश्नों को बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ बताइए, पारिस्थितिकी पदचिन्ह के रूप में परिभाषित किया गया है। ए, एक निवास स्थान में किसी प्रजाति की भूमि को। बी, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव की मांग की माप को। सी, पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रजाति के दूसरे प्रजाति पर प्रभाव को। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। चल, सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी पदचिन्ह या फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है यह होता है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव की मांग की माप। ठीक, या फिर द मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ इकोसिस्टम। ठीक है, यहीं से समझ में आ रहा है कि डिमांड और सप्लाई की बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, मांग और आपूर्ति का काम यहाँ पर पड़ेगा, बस यहाँ से आप समझना शुरू करिए। अब चलिए हम मांग को पकड़े रहिए, डिमांड में ले आता हूँ। ठीक, और यहीं से आप समझिए पारिस्थितिकी तंत्र को। सबसे पहले यह जान लीजिए कि
इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या फिर पारिस्थितिकी पदचिन्ह को सबसे पहले बताया किसने था? तो सबसे पहले इस अवधारणा को बताया था विलियम रिस ने। ठीक है, यह प्रश्न ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। विलियम रिस ने सबसे पहले जो है EF की परिभाषा या फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट अथवा पारिस्थितिकी पदचिन्ह की परिभाषा की थी या फिर इस अवधारणा को विकसित किया था, और बाद में आगे चल करके इन्हीं के साथ रिसर्च करते हुए इन्हीं के गाइडेंस में रिसर्च करते हुए मैथिक वेकेर नागेल, यह 2 लोग संबंधित थे, इससे यह ध्यान रखें। मैथिक वेकेर नागेल और विलियम रिस ने इस अवधारणा को विकसित किया था, और बाद में विलियम रिस के गाइडेंस में ही आगे रिसर्च करते हुए मैथिक वेकेर नागेल ने इसका और अधिक शोध किया और अधिक विकसित किया। यहाँ पर बोलने का कोई मतलब नहीं। देखिए आगे चल करके सीधा सीधा है, ऐसे समझिए कि इन दोनों भाइयों ने मिल करके, भाई साहब ने मिल करके, भाई नहीं थे, इन दोनों ने मिल करके हमारा पारिस्थितिकी पद चिन्ह 1996 में लिखा। ठीक, 1996 में हमारा पारिस्थितिकी पद चिन्ह नामक एक लेख लिखा, और यहीं से इस पूरी अवधारणा को विकास होने में या फिर विकसित होने में बल मिला या फिर सहायता मिली पारिस्थितिकी पद चिन्ह की। ठीक है, अब चलिए देखिए बात करते हैं पारिस्थितिकी पद चिन्ह होता क्या है। तो पारिस्थितिकी पद चिन्ह जो है सिंपल सा बात है, प्रकृति जो है यह मांग और आपूर्ति के पक्ष पर निर्भर करता है। पारिस्थितिकी पद चिन्ह, ठीक है, यह प्रकृति द्वारा मांग और आपूर्ति को मापता है। ठीक है, कि हमको प्रकृति से कितना चाहिए, डिमांड, और प्रकृति उसमें कितना सप्लाई करने में सक्षम है, यह इसी को बताता है, इसी माप को बताता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, मांग पक्ष में हमारी क्या क्या मांगें रहती हैं प्रकृति से, जैसे कि हमने खाना बनाने के लिए लकड़ी मांग लिया, मछलियाँ मांग ली, पशु मांग लिए, वन उत्पाद मांग लिए, घर और बनाने के लिए, शहरी बुनियादी ढांचे के, शहरों का विकास करने के लिए जंगलों की मांग हो गई हमारी, यह सब जो है मांग हो गई, हमारी डिमांड में चला गया। और प्रकृति इनकी सप्लाई किस प्रकार से करती, जैसे भोजन के लिए हमको चाहिए ना, राशन चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, तो इसके लिए जो है क्रॉप लैंड कितना, यानी कि फसली भूमि कितना है प्रकृति के पास, जहाँ पर हम अपने फसलों को उगा सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर प्रकृति के तालाबों में मछलियाँ कितनी है, यानी कि बताइए क्या है, मछली पकड़ने के मैदान। ठीक, निर्माण के लिए भूमि प्रकृति के पास कितनी है, या फिर जो है आप किसके बारे में और बात हुई थी हमारी, हाँ, चराई यानी पशुधन की बात हुई थी ना, तो पशुओं को चराने के लिए घास भूमि या फिर ग्रासलैंड या फिर चराई भूमि कितनी उपलब्ध है, या फिर वन भूमि कितनी उपलब्ध है हमारे लिए लकड़ियों को पूरा करने के लिए। इन्हीं सब चीज़ों को मापने वाला जो मापक है उसको कहते हैं पारिस्थितिकी पद चिन्ह, जो इन सब चीज़ों को यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के पास रखे हुए स्रोतों को मापने की जो इकाई होती है उसको हम लोग कहते हैं, मापने की जिस प्रकार से मापा जाता है उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी पद चिन्ह। ठीक है, तो चलिए देखिए, पारिस्थितिकी पद चिन्ह और बायो कैपेबिलिटी 2 अलग अलग टर्म है, इसको आप एक साथ मतलब लेके चलिएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी पद चिन्ह अलग है और बायो कैपेबिलिटी यानी कि जैव क्षमता अलग होती है। ठीक है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए पारिस्थितिकी पद चिन्ह जो है यह इसके अंदर जैव क्षमता ही निर्धारित होती है। वह जो जिस चीज़ को हम बात कर रहे थे वह जो है जैव क्षमता थी, यानी कि मछलियों का उत्पादन कितना है या फिर लकड़ियाँ कितनी है, यह जैव क्षमता है। ठीक है, और जो जिससे मापा जा रहा है, यानी कि इससे मापा जा रहा है ना, इसको इस रूप में परिभाषित किया जा रहा है, तो इसको हम पारिस्थितिकी पद चिन्ह, जिससे मापा जा रहा है उसको पारिस्थितिकी पद चिन्ह बोलते हैं, और जिस चीज़ को मापा जा रहा है उसको बायो कैपेबिलिटी या जैव क्षमता बोल रहे हैं। ठीक है, अब पारिस्थितिकी पद चिन्ह से आगे बढ़ करके हम बायो कैपेबिलिटी और पारिस्थितिकी पद चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा जरा सा भी। अब देखिए, तो ऐसे पारिस्थितिकी पद चिन्ह या फिर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जहाँ पर जैव क्षमता या फिर बायो कैपेबिलिटी अधिक होती है। ठीक है, जैव क्षमता या फिर बायो कैपेबिलिटी मतलब डिमांड जो है यह कम है और सप्लाई वहाँ की ज़्यादा है, तो उनको क्या बोलेंगे, वहाँ पर बोलेंगे पारिस्थितिकी रिजर्व की कंडीशन आ जाएगी। पारिस्थितिकी दो अलग डिफिनीशन आ गई। देखिए इकोलॉजी में क्या है ना, सारी चीज़ें, सारे टर्म एक दूसरे से हर जगह जुड़े हुए हैं। पारिस्थितिकी रिजर्व बोलेंगे उस क्षेत्र को जहाँ पर जो है पारिस्थितिकी पद चिन्ह में जहाँ पर जैव क्षमता या बायो कैपेबिलिटी में डिमांड कम है और सप्लाई जैव क्षमता के द्वारा जो है ज़्यादा दी जा रही है, वहाँ पर हम बोलेंगे पारिस्थितिकी रिजर्व। और एक और कॉन्सेप्ट आता है पारिस्थितिकी पद चिन्ह में जहाँ पर जैव क्षमता की डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो वहाँ पर बोलेंगे हम लोग उसको पारिस्थितिकी घाटा।
ठीक है, बस इतना सा बात है, ज़बरदस्ती का इतना खींचा गया है कि नहीं। पारिस्थितिकी घाटा बोलेंगे उसको, जहाँ पर जो है डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा है, जैव क्षमता की, ठीक है, जहाँ पर जैव क्षमता की जिस पारिस्थितिकी पाद चिन्ह के अंदर, ऐसे समझिए, जिस पारिस्थितिकी पाद चिन्ह के अंदर डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, वहाँ पारिस्थितिकी घाटे की स्थिति में होगी, जाहिर सी बात है। और जिस पारिस्थितिकी पाद चिन्ह के अंदर या फिर जिस पारिस्थितिकी पद चिन्ह के अंदर जो है डिमांड कम और जैव क्षमता की डिमांड कम होगी और वहाँ सप्लाई ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो है पारिस्थितिकी रिजर्व की स्थिति होगी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं, थक गए कॉन्सेप्ट देते देते, बताइए, गले को आराम देते हैं, तो इन्हें तो आपको ही पढ़ना होता है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। खोज करता है एक तरफ है, दूसरी तरफ इनसे संबंधित टर्म से या फिर पारिस्थितिकी शब्दों को या फिर पद को दिया गया है। कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा समय लगता है। निश्चिंत रहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लीजिएगा, 100% आपको समझ आएगा। पेपर में आप ज़रूर कर ले जाएंगे, इस बात को आप लेके चलिए, अगर प्रश्न आता है तो। वैसे इकोलॉजी से आना ही चाहिए, ये सब प्रश्न इकोलॉजी के मुख्य हैं। चलिए यहाँ बताइए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यह सुमेलित नहीं है। डीप इकोलॉजी ओडम ने नहीं दिया था, डीप इकोलॉजी यह दिया था अर्नेनेस ने, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार इसको। डीप इकोलॉजी को जो है अर्नेनेस ने दिया था। इकोसिस्टम पद को नाम दिया था एनजी टेंसले ने। इकोलॉजी शब्द पहली बार अर्नस्ट हैक्ले द्वारा प्रतिपादित या फिर अवधारणा इसकी विकसित की गई थी। इकोलॉजी नीके को पहली बार जोसेफ ग्रीनले ने बताया था और सबसे अंत में डीप इकोलॉजी को जो है अर्नेनेस ने बताया था, या फिर इस टर्म या फिर इस पारिस्थितिकी शब्द की खोज की थी या प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यह भी बहुत आसान है। यहाँ पूछा जा रहा है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में, यही दृष्टि की खासियत होती है। यह जो है 2 प्रश्न 3 प्रश्न कॉन्सेप्ट वाले दे देते हैं, 2-3 प्रश्न कॉन्सेप्ट वाले दे देते हैं और 1-2 प्रश्न डायरेक्ट दे देते हैं कि आइए और सॉल्व करिए और आगे बढ़ जाइए, जैसे ये वाला था। यहाँ बताइए, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है। ए पर्वतीय वन, बी सदाबहार वन, सी मैंग्रोव वन या फिर डी पर्णपाती वन। कहाँ पाया जाता है सुंदरी वृक्ष? चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए सुंदर वन में वास्तव में जो ये होती हैं सुंदरी वृक्ष होते हैं, यह मैंग्रोव वनों में मिलते हैं। इनका वास्तविक नाम तो हेरिटियर फार्म्स है, हेरिटियर फार्म्स है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ जो है सुंदर वन में मिलते हैं, इसीलिए इनको स्थानीय रूप से सुंदरी वृक्ष बोला जाता है। थोड़ा बहुत इनकी विशेषता जानते रहिए, ठीक है। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं, यह तो जान लिया आपने, ठीक है। इनका वास्तविक नाम हेरिटियर फार्म्स है, यह भी आपको पता चल गया। अब देखिए इनकी कुछ विशेषता जान लीजिए। तो यह पेड़ जो है लगभग 25 मीटर तक इनकी लंबाई हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा इनका तना जो है यह सीधा होता है, पत्तियाँ जो है यह इनकी अंडाकार होती हैं, ठीक। और साथ ही साथ इनके जो फूल होते हैं, ठीक, फूल और फल दोनों होते हैं इन वृक्षों पर। तो जो फूल होते हैं यह गुलाबी रंग के होते हैं और साथ ही साथ नारंगी या गुलाबी किसी भी रंग के आपको मिल सकते हैं, दोनों में से किसी एक रंग के, नारंगी से गुलाबी रंग वाले होते हैं इनके फूल। और इनके जो फल होते हैं गुच्छों के रूप में, जैसे अंगूर नहीं होता उस प्रकार से, खा मत लीजिएगा अंगूर समझ के, गुच्छों के रूप में खिलते हैं। IUCN द्वारा जो है मैंग्रोव वनों को जो है संकटग्रस्त या फिर डेंजर कैटेगरी में डाला गया है, संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है IUCN के द्वारा मैंग्रोव वनों को, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण, अब इस शब्द का क्या मतलब है? इस शब्द का मतलब है इकोलॉजी सक्सेशन। यहाँ बताइए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पारिस्थितिक अनुक्रमण समय के साथ एक पारिस्थितिक समुदाय की प्रजाति संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया है। दूसरा, प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण से तीव्र होता है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल और केवल पहला कथन सही है। देखिए सबसे पहले जानिए पारिस्थितिक अनुक्रमण या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए यह ऐसी प्रक्रिया है ना जिसके द्वारा जैविक समुदाय की संरचना
समय के साथ विकसित होती है। समय के साथ विकसित होती शब्द पर आप ध्यान दीजिए और यहाँ पे आप समझ जाएंगे समय के साथ विकसित होती है। ठीक है, अब इस शब्द पे या फिर इस टर्म पे पूरा का पूरा आपको ध्यान रखते हुए यहाँ पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है। देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण समय के साथ एक पारिस्थितिकी समुदाय की प्रजाति संरचना में परिवर्तन है। अब समय के साथ विकसित हो रही थी, जाहिर सी बात है परिवर्तन तो होगा ही, या फिर परिवर्तन की प्रक्रिया किसी प्रजाति की संरचना में अनिवार्यतः होगी पारिस्थितिकी अनुक्रमण या फिर इकोलॉजी सक्सेशन में। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आप अपने घरों में हैं तो धीरे धीरे आपका विकास हो रहा है, फिर आपके बाद आपके आने वाली पीढ़ियां उससे आगे बढ़ेंगी, फिर उसके बाद आने वाली पीढ़ियां उसके आगे उसके आगे उसके आगे, या फिर पीछे जा रही तो उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे। ठीक यही चीज़ होता है। इसी को जो है इकोलॉजी में एक टर्म दे दिया गया है और वह दे दिया गया है इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर पारिस्थितिक अनुक्रमण। ठीक है, देखिए अनुक्रमण की क्रिया जो है ना, अब पारिस्थितिकी अनुक्रमण की बात कर रहे हैं आपकी नहीं। ठीक है, अनुक्रमण की क्रिया जो है यह दो प्रकार की होती है, एक तो प्राथमिक और दूसरे द्वितीयक। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण से तीव्र होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो है प्राथमिक यानी कि जो आपका बेस रहता है यह थोड़ा कमज़ोर रहता है और यहाँ पर विकास की चरण की अवस्था जो है बहुत स्लो होती है। अपने ऊपर लीजिए, आपके पहले के पहले जो लोग थे, दादा परदादा थे, उनके विकास का अवस्था जो है वह थोड़ा क्रमिक रूप से था, थोड़ा धीरे धीरे था। और यहाँ पारिस्थितिकी में क्या होता है, इकोलॉजी में क्या होता है, तो इकोलॉजी में जो है जो प्राथमिक सक्सेशन या फिर जो प्राइमरी सक्सेशन अथवा जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है वह अनिवार्य रूप से निर्जीव क्षेत्रों पर होता है। अब यह क्षेत्र निर्जीव हैं तो इनका अनुक्रमण होने में या फिर इनका विकास की अवस्था में ले जाने पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे हरियाली छाने में थोड़ा सा तो समय लगेगा। तो प्राथमिक अनुक्रमण यह जो है धीमा होता है, न कि तीव्र होता है। ठीक, क्योंकि निर्जीव स्थल पे हो रहा है। वहीं द्वितीयक अनुक्रमण की अगर बात करें तो द्वितीयक अनुक्रमण जो है प्राथमिक से जब वहाँ पे चीज़ें हरी भरी हो गई, वहाँ पे थोड़ा बहुत मैदान विकसित हो गए, निर्जीव क्षेत्र यानी कि यहाँ पर आप पठारों को ले लीजिए या फिर लावा क्षेत्र के मैदान ले लीजिए, ऐसे क्षेत्रों को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, जब वहाँ मैदान की अवस्था आ गई यानी कि द्वितीयक अवस्था आ गई, वहाँ मैदान हो गए हरे भरे थोड़े बहुत और बिना घास फूस के हैं, मतलब घास फूस नहीं लेकिन मैदान, और मृदा जो है वह विकसित अवस्था में आ चुकी है। ठीक है, तो और मृदा में पोषक तत्व भी हो गए हैं, तो क्या होगा, द्वितीयक अनुक्रमण तो थोड़ा फास्ट होगा ना, कोई हरी भरी और मजबूत और उर्वरक उपजाऊ मृदा रहेगी तो वहाँ पर जो है विकास जो है ज़्यादा होगा ना, आपके सिलेक्शन के बाद आपके परिवार का विकास और तेज होगा, तो यह द्वितीयक अनुक्रमण में चला जाएगा। और पहले अभी की अवस्था जो है यह प्राथमिक अनुक्रमण में चल रही है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए यहाँ बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि इकोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, यह दो या अधिक विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण का एक क्षेत्र है। दूसरा, इसमें कुछ जीव शामिल होते हैं जो समीपवर्ती समुदायों से पूरी तरह अलग हैं। और तीसरा, इकोटोन के उदाहरण केवल प्राकृतिक रूप में मौजूद हैं। नीचे दिए कूट्स का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी सी केवल 3, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल कथन 3 गलत है। इकोटोन जो है प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही अवस्थाओं में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप ऐसे समझेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट ये तीसरा बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। पहले इकोटोन समझिए, उसके बाद इकोटोन होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई घना जंगल है, ठीक है, या कोई घना जंगल है, ये यहाँ कुछ पेड़ हैं, कुछ छोटे मोटे पेड़ हैं, या जंगल या पेड़ों की संख्या यहाँ पर कम हो गई है। ठीक है, जंगल बना देते हैं ना, यहाँ कोई घना जंगल है, ठीक है, यहाँ पेड़ जो है यह ज़्यादा अवस्था में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है पेड़ कम है, या फिर इनकी अवस्था या फिर इस जंगल में कम पेड़ है। ठीक है, थोड़ा दूर दूर है, थोड़े कम है। यह बीच का जो क्षेत्र है ना, इस जंगल में कुछ जीव जानवर रहते हैं, इस जंगल में कुछ पादप वनस्पतियाँ स्पेशल रहती हैं, इस जंगल में या फिर इस क्षेत्र में कुछ जीव जंतु रहते हैं, और इस क्षेत्र में कुछ वनस्पतियाँ रहती हैं जो कि थोड़ी बहुत अलग टाइप की हैं, यहाँ से और यहाँ के बीच भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब बचता है यह क्षेत्र जो कि बीच का संक्रमण का क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं, इस जोन को बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, यह हो जाएगा इकोटोन का क्षेत्र।
प्रकृति में इसको पारिस्थितिकी में इसको इकोटोन बोलते हैं। यहाँ पर इस समुदाय के भी कुछ पक्षी या फिर कुछ पेड़ पौधे या फिर कुछ जानवर रहेंगे, इस समुदाय के भी कुछ पक्षी, कुछ पेड़ पौधे या फिर कुछ जानवर रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर कुछ इस पारिस्थितिकी के अनुकूल रहने वाले कुछ अलग जानवर जो कि ना इसमें होंगे ना इसमें होंगे, वह यहाँ रहेंगे, ठीक है। इसे ही बोला गया है, और या फिर यही इकोटोन की सिंपल डिफिनीशन होती है जो कि यहाँ के दोनों स्टेटमेंट में आपको दी गई है, ठीक है। बाकी अब समझिए, देखिए 2 या 2 से अधिक विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों, ठीक है। यहाँ से आप समझ गए तो इसे हटाता हूँ। देखिए 2 या 2 से अधिक विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण का क्षेत्र, जाहिर सी बात है दोनों आपको बताया गया। कुछ जीव शामिल होते हैं जो समीपवर्ती समुदाय, यानी कि इस समुदाय से भी अलग है और इस समुदाय से भी अलग है, ऐसे जीव यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर एग्जाम्पल आपको समझना हो तो दलदली भूमि का ले सकते हैं, जंगल का तो मैंने दे ही दिया। दलदली भूमि क्या समझ सकते हैं, दलदली भूमि जो है नदी के पानी और जंगल के या फिर स्थल के बीच का भाग होता है, ठीक है। नदी के किनारे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ दूर जाने के बाद जो है, जहाँ से जैसे ही आप स्थल से थोड़ा सा अंदर नदी की तरफ और बढ़ते हैं तो आप देखते हैं वहाँ कीचड़ युक्त ज़मीन आ गई, वह जो है दलदली क्षेत्र है, और वह भी एक नया इकोटोन, उसे भी इकोटोन बोला जाता है, ठीक है। वह एक नया पारिस्थितिकी तंत्र है दलदली भूमि वाला, ठीक। अब दलदली भूमि में कुछ अलग प्रकार के जानवर रहते हैं जो पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, और कुछ ऐसे जानवर रहते हैं जो केवल और केवल दलदली क्षेत्र में ही रहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसी प्रकार से घास के मैदान जैसे कि रेगिस्तान और जंगलों के बीच में होते हैं और जंगल जैसे कि जो कि खारे पानी और मीठे पानी के बीच में जिनका विकास होता है, और साथ ही साथ मैंग्रोव वनों जिनके बारे में हमने बात की, तो मैंग्रोव वन भी एक प्रकार का इकोटोन ही है। यह जो है समुद्री पानी, यानी कि समुद्री पानी के और साथ ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की अवस्था है मैंग्रोव वन। समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पर तीसरी शब्द स्टेटमेंट को देखिए, पूछा जा रहा है कि केवल प्राकृतिक रूप से मौजूद होते, तो बिल्कुल नहीं। कृषि क्षेत्र ऐसा है जो इकोटोन का विकास करता है, ठीक है। कृषि क्षेत्र और कृषि के बीच के क्षेत्र में एक इकोटोन होता है, ठीक। चलिए, इसे कृत्रिम इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए अगला प्रश्न। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक प्रजाति का अधिकतम जनसंख्या आकार जिसे पर्यावरण द्वारा बनाया रखा जा सकता है कहलाता है। ए, जनसंख्या घनत्व, बी, वहन क्षमता, सी, इष्टतम जनसंख्या, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सिंपल आपको इन सबकी अगर डिफिनीशन पता रहे ना, या फिर थोड़ी देर आप सोच लेंगे, 2 मिनट देंगे सोचने में, तो आप बता देंगे। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वहन क्षमता। एक जैविक प्रजाति की वह अधिकतम जनसंख्या जिसे पर्यावरण द्वारा बनाए रखा जा सकता है, उसको उस पर्यावरण की वहन क्षमता बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि घास भूमि इतनी ही है, घोड़े इतने 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 इतने, यानी कि शाकाहारी प्रजातियों की जानवरों की जनसंख्या इतनी हो गई तो भैया पर्यावरण इन्हें कहाँ से बनाए रखेगा। कुछ लोग भूख से मर जाएंगे, कुछ का कोई शिकार कर लेगा, कुछ जो है ऐसे ही जिस जंगल को छोड़ करके चले जाएंगे, ठीक। तो यह यहाँ की वहन क्षमता कम हो गई। वही बायो कैपेबिलिटी वाला क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले आइए और समझिए। इसी को कैरिंग कैपेसिटी या फिर वहन क्षमता कहा गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लाने को बोला, डिफिनीशन नहीं लाइएगा, ठीक है। तो वहन क्षमता यही होती है। चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए, कोई किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण की जो है वहन क्षमता यह 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा, मतलब घास के मैदान ऐसा नहीं बहुत बड़ा है, प्रेयरी का मैदान हो गया तो वहाँ तो रहे ना जानवर जा करके। दूसरा, अब जनसंख्या या समुदाय का आकार, यानी कि पॉपुलेशन, जनसंख्या या समुदाय का आकार, ठीक। ऐसा तो नहीं कि प्रेयरी में भी चले गए पूरे देश भर के जानवर चले गए वहाँ के घास के मैदानों में खाने, पूरे विश्व भर के, तो उसके भी संसाधन सीमित हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा, समुदाय के भीतर उपभोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा। ऐसा तो नहीं कुछ जानवर जो है वो भूखे रहते हैं, ठीक है। समुदाय के भीतर उपभोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा। अब इसे अपने घर से समझना शुरू कीजिए, ठीक है। जैसे आपके घर में कुछ लोग की इनकम है और वह निश्चित इनकम है, ठीक है। संसाधन मतलब निश्चित है। उसके अलावा अब उनके ऊपर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, मान लीजिए 2, 4, 5 इतने तक की, ठीक है। अब इसके ज़्यादा और 10, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग उनके ऊपर निर्भर होते चले गए
तो या इसको किस हिसाब से बैलेंस जो किया जाएगा वह तीसरे हिसाब से। कुछ लोग उधर के जिनका खर्च ज़्यादा था उन्होंने क्या किया, अपना खर्च कम किया या खर्च में कटौती करना शुरू कर दी। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने कटौती कम की तो आगे वालों के लिए भी थोड़ा थोड़ा वही वैसा जो है सब में और सब में बट गया। ठीक है, यानी कि सबका काम चल रहा था। लेकिन अगर वह कटौती नहीं की तो यह वहन क्षमता नष्ट हो जाएगी। बात खत्म। समझ गए आप? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन को उसके चरणों का सही क्रम आपको बताना है। अब पहला ए है प्रवास, वनस्पति रहित, अस्थापना, स्पर्धा, एकत्रीकरण, प्रतिक्रिया, स्तरीकरण। बी वनस्पति रहित, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया, स्पर्धा, एकत्रीकरण, स्थिरीकरण। तीसरा वनस्पति रहित, प्रवास, अस्थापन, एकत्रीकरण, स्पर्धा, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। तीसरा है और चौथा है डी स्तरीकरण, अस्थापन, वनस्पति रहित, प्रवास, स्पर्धा, प्रतिक्रिया और एकत्रीकरण। चलिए आपको बताया गया है कि निर्जीव से शुरू होगा और सजीव की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले वनस्पति रहित था, उसके बाद वहाँ पे प्रवास हुआ, उसके बाद स्थापना, फिर एकत्रीकरण, फिर स्पर्धा हुई, उसके बाद प्रतिक्रिया हुई और अंत में जो है स्थिरीकरण या फिर स्थायित्व की अवस्था आ गई। स्थापना आप नहीं समझ रहे तो देखिए, स्थापना में जो है वनस्पति की स्थापना और प्रारंभिक विकास शामिल होता है स्थापना में। ठीक है, प्रवास में जो है जो प्रजनक होते हैं इनका आगमन होता है। ठीक है, और वनस्पति रहित तो आप जान ही रहे हैं। इसके बाद जब इनकी अस्थापना यानी कि वनस्पति की स्थापना या फिर प्रारंभिक विकास शुरू हो जाता है तब इनका एकत्रीकरण हो जाता है, यानी कि एक ही प्रजाति के व्यक्ति जो है आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। एक ही प्रकार के वृक्ष जो है वह एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे आप घरों में तुलसी लगाएंगे तो तुलसी के पेड़ जो है वहीं पर आसपास ढेर सारे तुलसी के पेड़ इकट्ठा हो गए, इसको एकत्रीकरण बोल दिया गया। अब स्पर्धा शुरू होती है। ठीक है, स्पर्धा मतलब विकसित पौधों के मध्य। ठीक है, जब ढेर सारे तुलसी के पौधे जब एक ही गमले में उग जाएंगे तो इनके बीच तो स्पर्धा शुरू होगी ना। अब स्पर्धा शुरू हो गई तो कुछ प्रतिक्रिया भी अवश्य होगी। प्रतिक्रिया का अर्थ है कि मतलब कुछ पौधे या तो नष्ट हो जाएंगे या तो कुछ पौधे वह अधिक विकसित हो जाएंगे। अंततोगत्वा जो है स्थायित्व आ जाएगा या फिर स्थिरीकरण की अवस्था आ जाएगी या फिर वहाँ पर स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। एक का बहुत अधिक विकास हो जाएगा और वही पेड़ विकसित रहेगा, बाकी अन्य छोटे छोटे रूपों में वहाँ पर रहेंगे तो रहेंगे, नहीं रहेंगे तो चले जाएंगे। ठीक, समझ गए आप? चलिए अगला देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है, अब करंट की बात कर लेते हैं। अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रेन। यहाँ पर ना इकोलॉजी में आपको बताऊँ, यहाँ पर करंट का जो टॉपिक आएगा बड़े मज़े से बड़े जल्दी जल्दी खत्म होगा, लेकिन वहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी जैसे ही इकोलॉजी आएगा, अगर पहले से नहीं पता है तो। चलिए यहाँ बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में बुरुंडी को शीर्ष स्थान दिया गया। इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ए 76, बी 77, सी 78 या फिर डी 79। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 77वां था और बुरुंडी को शीर्ष स्थान मिला। तो वहीं अगर बात करें इस रिपोर्ट की, द फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट को किसने जारी किया था? तो इसको जारी किया गया था WHO, यूनिसेफ और एक मेडिकल पत्रिका है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, द लैंसेट। इन सब ने मिल करके संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया था और इसमें दो इंडेक्स आए थे। अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट में दो इंडेक्स जारी किए गए थे, एक तो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और दूसरा था फ्लोरिशिंग चाइल्ड इंडेक्स। फ्लोरिशिंग चाइल्ड इंडेक्स को जो है उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, शिक्षा और देखभाल में प्रदर्शन करने के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, और इसमें यानी कि फ्लोरिशिंग चाइल्ड इंडेक्स में भारत का स्थान था 131वां। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का निधन हो गया। वे कंप्यूटर के निम्नलिखित फंक्शन या कमांड में से किसके आविष्कारक थे? ए डिलीट, बी कट कॉपी पेस्ट, सी शट डाउन या फिर डी अनडू लास्ट एक्शन। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। कट कॉपी पेस्ट के जनक थे लैरी टेस्लर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी कि SERB, यहाँ देखिए साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ए स्वाति त्रिपाठी, बी डॉक्टर महक गुप्ता, सी डॉक्टर नाजिया अब्बास या फिर डी डॉक्टर नीति कुमार। चलिए
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नीति कुमार को जो है SCRB के महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नीति कुमार जी जो है यह वर्तमान में जो है CSIR के CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका लखनऊ में है इसमें कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में रही लखनऊ घोषणा, ठीक है, किससे लखनऊ घोषणा संबंधित है? ए, रक्षा कॉरिडोर कॉन्क्लेव से, बी, तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन से, सी, भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव से, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हो रहा था यानी कि डेफ एक्सपो जिसे हम लोग बोलते हैं ना, डेफ एक्सपो 2020 का जिस समय लखनऊ में आयोजन हो रहा था उसी समय पहला, ठीक है, पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव भी लखनऊ में ही आयोजित हुआ था। डेफ एक्सपो तो द्विवार्षिक एक आयोजन है और इसी आयोजन के अवसर पर यानी कि डेफ एक्सपो 2020 के अवसर पर ही पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव भी आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 50 अफ्रीकी देशों और भारत ने मिल करके एक संयुक्त घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया था। घोषणा पत्र में कुछ खास ऐसा था नहीं जिसके बारे में बात की जाए। इसमें सिंपल चीज़ें और सामान्य सी बातें थी, जैसे कि संघर्षों के रोकथाम, संकल्प, प्रबंधन, प्रबंधन और शांति के निर्माण सहित शांति और सुरक्षा, इसके अलावा शांति को बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका, और क्या कहते हैं डिफेंस एकेडमी और कॉलेजों के साथ साथ कई अफ्रीकी देशों में भारतीय प्रशिक्षण टीमों की तैनाती की व्यवस्था आदि, यही सब चीज़ें थी। बहुत सामान्य सी बातें हैं जिन्हें कि भारत पहले से भी इस प्रकार के काम अफ्रीकी देशों में करता आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंद्रधनुष 2020 अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन हिंडन उत्तर प्रदेश में किया गया। यह एक फैक्ट बन जाता है आपको याद करने के लिए। यह भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य आयोजित संयुक्त वायु अभ्यास है? ए, रूस, बी, अमेरिका, सी, यूनाइटेड किंगडम, या फिर डी, मंगोलिया। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूनाइटेड किंगडम की संयुक्त वायुसेनाओं के मध्य ऑपरेशन इंद्रधनुष अभ्यास किया जाता है। ठीक है, इंद्रधनुष 2020 का अभ्यास किया जाता है। इस वर्ष इसका 5वां संस्करण उत्तर प्रदेश के हिंडन में आयोजित किया गया था। ठीक है, यह एक 5 दिवसीय अभ्यास था। 24 से 29 फरवरी के मध्य इसका आयोजन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आ गए हम घूम फिर करके अपने मेन सब्जेक्ट पर। ठीक है, इकोलॉजी। बताइए यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास यानी कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा को वन अधिकार अधिनियम 2006 में शामिल किया गया है। दूसरा है भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास या हैबिटेट अधिकार प्रदान किए गए। तीसरा, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आधिकारिक तौर पर भारत के किसी भी हिस्से में आदिम और सुभेद्य जनजाति समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप में निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह इकोलॉजी नहीं है, आप पॉलिटी से भी हल कर सकते हैं। आपको यहाँ बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए जल्दी कीजिए। देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं एकदम। ठीक है, और बाकी तीसरा कथन इसलिए गलत हो जाता है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस बात का फैसला नहीं करता कि कौन सी आदिम और सुभेद्य जनजाति समूह है, और साथ ही साथ न तो उनके लिए पर्यावास पर आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाता है। ठीक है, यह काम किसके द्वारा किया जाता है? यह काम किया जाता है जनजातीय मंत्रालय के द्वारा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा या केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा यह काम किया जाता है। ठीक, चलें अगले प्रश्न पर। यह याद रखिएगा कि वन संरक्षण अधिनियम 2006 में संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा बताई गई थी। ठीक है, और पहली बार जो है भारत की बैगा जनजाति को पर्यावास या हैबिटेट का अधिकार मिला था। बैगा जनजाति के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें तो यह जो है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की है। ठीक है, MP के डिंडोरी जिले में बैगा जनजाति का आवास है। ठीक है, और वहीं पर इनको पर्यावास का अधिकार भी दिया गया वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो
यहाँ पूछा जा रहा है कि विशिष्ट, बस वही शुरू के जो है कुछ क्वेश्चन थे वही कठिन थे, वहीं पर जो है थोड़ा सा टाइम लगना था, ठीक है। बाकी अब मैंने कहा था शुरू के कुछ क्वेश्चन में टाइम लगना है, बाकी सारे सिंपल हैं और आसान हैं और आप आसानी से कर जाएंगे। चलिए यहाँ बताइए, विशिष्ट जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए प्रदूषकों के अवशोषण हेतु आवश्यक स्वच्छ जल की मात्रा को जाना जाता है। ए ग्रीन वाटर फुटप्रिंट, बी ब्लू वाटर फुटप्रिंट, सी ग्रे वाटर फुटप्रिंट या फिर डी रेड वाटर फुटप्रिंट। चल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ग्रे वाटर फुटप्रिंट। 3 प्रकार के वाटर फुटप्रिंट होते हैं, कैसे कौन कौन से? एक तो होता है ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। इसमें क्या होता है, ग्रीन वाटर फुटप्रिंट में वर्षा का पानी, यानी जब बरसात का पानी मिट्टी के जड़ों वाले क्षेत्रों में जो संग्रहित पानी होता है उसको बोलते हैं ग्रीन वाटर फुटप्रिंट, ठीक है। इसके द्वारा जो है देखिए, जब वर्षा का पानी जो है मिट्टी की जड़ों वाले क्षेत्रों में संग्रहित हो जाए और पौधों द्वारा वाष्पित, संचरित या शोषित किया जाने लगे, और यह जो है कृषि या बागवानी क्षेत्र में काम आता है, ठीक है। कृषि या बागवानी क्षेत्र में जाहिर सी बात है, पौधों की जड़ों में जब यह जो है संग्रहित हो जाएगा तो यह पौधों द्वारा ही वाष्पित, संचरित या शोषित किया जाएगा या फिर उनके द्वारा उपभोग किया जाएगा इस वर्षा के जल, इस ग्रीन वाटर फुटप्रिंट का, ठीक है। इसका उपयोग कृषि, बागवानी, वानिकी इत्यादि उत्पादों में किया जाता है, ठीक। दूसरा आता है ब्लू वाटर फुटप्रिंट। तो भैया ब्लू वाटर फुटप्रिंट क्या है, एक सेकंड इन सबको हटा दूँ, ये ठीक है, थोड़ा सा समय लगता है, चीज़ें साफ़ करनी चाहिए, इतना एक ही जगह पूरा बताता रहूँगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। देखिए ब्लू वाटर फुटप्रिंट जो होता है वह जल जो भू सतह पर, जैसे मान लीजिए यह एक तालाब है, यह दूसरा तालाब है, ऐसे समझ लीजिए, फिर डिफिनीसन आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। यह एक तालाब है, यह दूसरा तालाब है। एक तीसरी कंडीशन आती है, मान लीजिए सरफेस है या फिर क्या कहते हैं भूपृष्ठ है और इसके नीचे यह तालाब है। यहाँ से यहाँ अगर यह जल लिया जाए या यहाँ से जल निकाल करके यहाँ भर दिया जाए, ठीक है, मतलब जल का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह किया जा रहा है, या फिर यूँ कहें कि किसी एक जल निकाय से जल लिया गया और दूसरे जल निकाय में या फिर विभिन्न समय में वापस आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लू वाटर फुटप्रिंट, जिससे जो है वह जल जिसे सतह या भूजल संसाधनों से निकाला गया और या तो यह वाष्पित हो गया या फिर उत्पाद में शामिल हो गया, ठीक है, और यह किसी उत्पाद में शामिल किया गया या किसी जल निकाय से लिया गया और दूसरे जल निकाय में विभिन्न समय में वापस आ गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्लू वाटर फुटप्रिंट। यहाँ से लेकर के पानी यहाँ डाल दिया गया या फिर यहाँ से लेकर के खेतों की सिंचाई कर दी गई है या फिर यहाँ से भूमि से निकाल करके इस जल को यहाँ रख दिया गया, यह जल वाष्पित हो गया, ठीक है। इन सबको बोलते हैं ब्लू वाटर फुटप्रिंट। इसका उपयोग जो है, इसको आप ऐसे गणना कर सकते हैं, जैसे सिंचित कृषि क्षेत्र हो गया या फिर उद्योग हो गया या फिर घरेलू पानी का जो उपयोग होता है वह भी आपका ब्लू वाटर फुटप्रिंट में ही जाता है। तीसरा और तीसरे की पहचान हमने यहाँ से कर ली, ग्रे वाटर फुटप्रिंट। आप यहाँ से इसके डिफिनीशन प्रश्नों के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर। देखिए, यह मृदा के रिसने से बनता है, अभेद्य सतहों पर या अन्य फैलाने वाले स्रोतों से, और एक स्वच्छ जल निकाय के प्रदूषण में भी इसको शामिल किया जाता है, किसको? ग्रे वाटर फुटप्रिंट को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत द्वारा किस वर्ष तक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हमेशा हम लोग INDC ही पढ़ते आए, ठीक है। तो इसका पूरा नाम होता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, ठीक है। तो आप बताइए, भारत द्वारा किस वर्ष तक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के माध्यम से गैर जीवाश्म ईंधन से 40% विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ए वर्ष 2020, बी वर्ष 2022, सी वर्ष 2025 या फिर डी वर्ष 2030। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। सभी देशों द्वारा जो है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत वर्ष 2030 तक का ही पूरा लक्ष्य रखा गया। सेम वही लक्ष्य जो SDG का लक्ष्य है, यानी कि 2030 तक सतत विकास का जो लक्ष्य है वही इन सब का भी लक्ष्य है, ठीक है। इंटेंडेड डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के आधार पर भारत ने यह लक्ष्य रखा है कि वह गैर जीवाश्म ईंधन द्वारा या फिर नॉन फोसिल फ्यूल, यह भी हिंदी में आपको लिखा हुआ मिल सकता है, यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ, नॉन फोसिल फ्यूल द्वारा बिजली का उत्पादन करेगा लगभग 40%, ठीक है, या फिर 40% विद्युत क्षमता प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा कुछ अन्य लक्ष्य भी रखे गए हैं INDC के माध्यम से। क्या लक्ष्य रखा गया? तो 2030 तक भारत द्वारा जो है अपने कुल कार्बन उत्सर्जन में
2.5 से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती की जाएगी। 3 बिलियन भी लिख दूँ, बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती करने का भी लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा एक अन्य लक्ष्य रखा गया है, वह है सकल घरेलू उत्पाद में उत्सर्जन की तीव्रता, ठीक है, यानी कि इमिशन को भी कम किया जाएगा। कितना? 30 से 35% तक, 33 से 35% तक कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। चलिए 2005 के स्तर से, ठीक है, 2005 इसमें आधार बनाया गया है, तो वहाँ से 2005 में जितना था उसका 30, उस स्तर से 30 से 35% तक की कटौती करने का भी संकल्प रखा गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किगाली समझौता संबंधित है ए HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, बी ओजोन क्षयकारी पदार्थों से, सी खतरनाक पदार्थों से, या फिर डी स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। किगाली समझौता जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कटौती या फिर कमी करने से संबंधित है। किगाली जो है रवांडा में एक जगह है और यह समझौता हुआ था 2016 में। किगाली समझौता हुआ था। यह जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक विस्तार था, या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आप कह सकते हैं, एक इसी के अंतर्गत किया गया एक अन्य समझौता था, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो कब किया गया था, तो यह किया गया था वर्ष 1989 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य था ओजोन परत की रक्षा करने के लिए ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत में कमी करना। तो जाहिर सी बात है HFC आपको पता है कि यह जो है इसके कारण ओजोन का क्षय हो या फिर ओजोन नष्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए यह किगाली समझौता किया गया और इसके तहत जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को निर्धारित किया गया कि इस प्रकार से तय किया गया, इसमें कंडीशन लगी कि 2100 यानी कि वर्ष 2100 आते आते यानी कि इस शताब्दी के अंत तक जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में इतनी कमी की जाएगी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है 0.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को 5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके, इतना जो है इसमें कटौती की जाएगी HFC में। और एक अन्य चीज़ आई, देखिए किगाली समझौते के माध्यम से ऐसा उम्मीद की जा रही है कि 2045 तक जो है HFC के कुल उत्सर्जन में 85% कमी होने की संभावना है, ठीक। चलें अगले प्रश्न पर। देखिए HFC का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो HFC का उपयोग जो है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन आदि जगहों में होता है। इसे CFC के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नगोया प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जैव विविधता पर आधारित सम्मेलन CBD यानी कि यहाँ देखिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का एक अनुपूरक समझौता है। दूसरा, नगोया प्रोटोकॉल अनुवांशिक संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच, लाभों के विभाजन और अनुपालन से संबंधित है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 के दोनों ही कथन सही हैं। नगोया प्रोटोकॉल को देखिए जापान के नगोया शहर में अपनाया गया था 29 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। 29 अक्टूबर 2010 को नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जापान के नगोया शहर में, ठीक है। COP10 की बैठक हुई थी जापान के नगोया शहर में और वहीं पर इस नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। इसके माध्यम से किया क्या गया था, तो जेनेटिक रिसोर्सेज तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित किया जाना था और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और समतापूर्ण साझाकरण या वितरण करने की बात करता है यह नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। जो जेनेटिक रिसोर्सेज यानी जो अनुवांशिक संसाधन है उनकी पहुंच तथा उनके उपभोग से या उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का सब तक उचित पहुंच और समतापूर्ण साझाकरण की बात की गई थी इस नगोया प्रोटोकॉल में, ठीक है। देखिए अगर बात करें थोड़ा सा CBD के बारे में, यानी कि जैव विविधता, क्योंकि यहाँ जैव विविधता की बात की गई है तो CBD के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसको जो है 29 दिसंबर 1993 को लागू किया गया था। CBD को 29 दिसंबर 1993 को यह लागू हुआ था और इसके माध्यम से जो है जैव विविधता को व्यापक रूप से संबोधित किया गया और साथ ही साथ यह एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, ध्यान रखिएगा दिमाग में। और इस सम्मेलन का 3 उद्देश्य था, कौन कौन सा, जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का स्थायी उपभोग और अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत वितरण।
ठीक है, और इसी से संबंधित यह नगोया प्रोटोकॉल 2010 में लागू हुआ। ठीक, चलें अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के क्या कार्य हैं? पहला, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह, दूसरा पोषक तत्वों का चक्रण, और तीसरा समस्थिति या फिर होमोस्टेटिस। नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, तो बहुत आसान है, इसके तीन के तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा जो है खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह किया जाता है, पोषक तत्वों का चक्रण होता है, और साथ ही साथ जो है होमोस्टेटिस या फिर समस्थिति की भी कार्य जो है वह पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा किया जाता है। समस्थिति होती क्या है? चलिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, चाहे तो गूगल कर लीजिएगा, नहीं मिल रहा होगा तो ठीक है। बाकी ये दोनों तो सिंपल है और आसान है। इस शब्द से शायद आप लोग पहली बार सामना कर रहे हैं, और पहली बार कर रहे हैं तो गलत है, इसीलिए थोड़ा सा इसके बारे में और आप डिटेल से देखिए, फिर मैं बता दूंगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये इस क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न कर लेते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड को करने के बाद जो है इस पूरी सीरीज का कह रहे हैं, इस आज के इस लेक्चर का जो है अंत कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उधर डिटेल नॉलेज हो गई है। बाकी आगे छोटे छोटे प्रश्न हैं, बड़े आसानी से आप जल्दी से कर ले जाएंगे। चलिए तो बता दीजिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। दूसरा, स्थलीय पारितंत्र में बायोमास पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि पहला और दूसरा, पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। क्यों गलत है तो पहले जान लीजिए पहला सही क्यों। देखिए, ऊर्जा का पिरामिड आपको पता है कि यह सदैव सीधा होता है। क्यों सीधा होता है? क्योंकि यह 10% रूल को फॉलो करता है। ये जितना उपभोग करेंगे ऊर्जा का, इनका 10% इनके ऊपर वाले के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर इनको खाने वाले यानी कि इसको चला जाएगा इसका 10%, फिर इसको जो खाएगा उसका 10% चला जाएगा उसके पास, और जो इसको खाएगा उसका 10% यानी कि इसका। ठीक है, 10% रूल फॉलो होता है ऊर्जा के स्थानांतरण में। ठीक है, 10% रूल फॉलो होता है ऊर्जा के स्थानांतरण में। जैसे आप जो है कोई पेड़ पौधा या शाकाहारी हैं अगर आप, ठीक है, या मान लीजिए कि गाय जो है वह घास खाती, तो घास की जितनी एनर्जी है वह उसका 10% गाय के उसका जो है 90% गाय जो है वह अपने काम में ले लेगी। फिर जो गाय के अंदर जो 10% शेष रहेगा वह आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यह जो है आगे गाय को खाने वाले यानी कि शेर द्वारा ले लिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार की चीज़ें चलती हैं ऊर्जा के स्थानांतरण में, और इसी को कहते हैं 10% का रूल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में बायोमास पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, इसके बारे में, जो कि गलत कथन है। देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड हमेशा सीधा होता है आमतौर पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्राथमिक उत्पादक या फिर जो पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है वह है पेड़ पौधे, जो कि भारी होते हैं। ठीक है, वजन होता है उनमें, सिंपल सा यही बात है। पेड़ पौधों का मास जो है वह ज़्यादा होता है बजाय कि इन पर निर्भर रहने वाले जीवों के। ठीक है, तो इस वजह से स्थलीय पारितंत्र जो है वह आमतौर पर सीधा ही होता है, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन देकर के स्थलीय पारितंत्र को न बनाया जाए तब। ठीक है, सिंपल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं भी प्रश्न आए तो आपको लिखना है कि स्थलीय पारितंत्र का बायोमास हमेशा जो स्थलीय पारितंत्र में बायोमास पिरामिड हमेशा सीधा होता है, यह लिखना है, और यह स्टेटमेंट लिखी रहेगी तो आपको सही टिक कर देना है उसे बस। और बात कर लेते हैं स्थलीय पारितंत्र की हो गई, तो जलीय पारितंत्र भी चलते चलते देख लीजिए। ठीक है, देखिए जलीय पारितंत्र का पिरामिड जो है यह उल्टा होता है, क्योंकि इसके आधार यानी कि जो इसके पौधे होते हैं या छोटे छोटे पाद प्लवक होते हैं, यह जो है जलीय भूमि के आधारों पर होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो ये प्रोड्यूसर हैं यहाँ पे, यह जो है बेस में रहते हैं, बाकी इन पर रहने वाले इनसे ऊपर, इन पर आश्रित इनके ऊपर, और इन पर आश्रित इनके ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर को यहीं ख़त्म कर देते हैं। बाकी छोटे छोटे प्रश्न हैं यह हम जल्दी से देख लेंगे बड़े आराम से। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और थोड़ी देर बाद जो है उम्मीद है आपको जो है अगला लेक्चर भी मिल जाएगा। धन्यवाद।